नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज हम जो यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं इस वीडियो या इस क्लास में, वो है जो हमने पहले शुरू किया था। कौन सा? भूगोल का विषय। तो हमने पिछली वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने भूगोल का परिचय पढ़ा था, भूगोल की परिभाषा पढ़ी थी, भूगोल के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है वो डायमेंशंस पढ़े थे, उसके प्रकार पढ़े थे। ठीक है, प्रकार में क्या क्या पढ़ेंगे वो पढ़ा था। लेकिन आज की जो कक्षा है वो होने वाली है भूगोल की पहली कक्षा, जिसमें हम कुछ जो भूगोल में आने वाली विषय वस्तु है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? भूगोल ये विषय है बहुत बड़ा गहराई का विषय है, जिसमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए। सीधी और सिंपल सी बात है कि जैसे हम भूगोल के बारे में जानते हैं तो सीधी भाषा में हम बोलते हैं कि भूगोल जो है वो हमारे चारों तरफ की जो अवस्थिति है, चारों तरफ की जो भूभाग है या जलवायु है, इन सब का अध्ययन होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब पृथ्वी है हमारी जिसमें हम निवास करते हैं, तो पृथ्वी किसी एक सौर तंत्र का अंग है। सौर तंत्र एक तारा, सूर्य का नामक जो तारा है उसका एक ये सोलर सिस्टम है। और ये जो तारा है ये एक आकाशगंगा का अंग है, जो कि मंदाकिनी है, हमारी आकाशगंगा है, मिल्की वे, दुग्ध मेखला है जिसका नाम जानते हैं। और ये जो आकाशगंगा है ये किसके अंदर आता है? तो इसको हम सब चीजों को जिसमें पढ़ते हैं उसका नाम होता है ब्रह्मांड। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ी चीज जो हम देखते हैं कि किसके अंदर सब कुछ अवस्थित है वो ब्रह्मांड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहां से पढ़े? ब्रह्मांड से पढ़े। ठीक है, तो ब्रह्मांड से पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे जैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे वैसे वैसे अलग अलग शब्दों पे चर्चा होगी, उसी प्रकार अलग अलग टॉपिक बढ़ते जाएंगे, यानी अपन बिल्कुल जीरो से ऊपर तक बढ़ेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है अपना वो आता है ब्रह्मांड। ठीक है, ठीक है, ब्रह्मांड। ठीक है, तो ब्रह्मांड क्या है? मैंने जो आपसे पहले बात बताई कि जो सब चीजें जिसमें अवस्थित है उसको एक शब्द में अपन बात करें तो उसे ब्रह्मांड कहते हैं। सब चीजें क्या? मैं खड़ा हूं ना, मैं भी ब्रह्मांड में ही हूं, क्योंकि पृथ्वी कहाँ है? ब्रह्मांड में ही है। ठीक है, तो अगर इसे देखा जाए तो अपन जब देखते हैं कि अपने चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पिंड हैं, जितनी भी ऊर्जा है, जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, आकाश गंगाएं हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है, ऊर्जा के कण है, समय भी है, प्रकाश भी आ रहा है, उसमें ऊर्जा भी आ रही है, जो सब चीजें जिसमें अवस्थित है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, तो सीधी सी जो इसकी परिभाषा निकल के आती है सबसे बढ़िया, जिसे हम जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में लिखना चाहते हैं, जैसे मेंस में अपन लिखते हैं, तो ब्रह्मांड की परिभाषा कैसी होनी चाहिए? ठीक है, तो ब्रह्मांड की परिभाषा होती है कि पृथ्वी सहित अनंत दूरी तक विस्तृत वह भाग, यानी पृथ्वी सहित अनंत दूरी तक विस्तृत वह क्षेत्र, वह भाग जिसमें ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ऊर्जा, स्वयं अंतरिक्ष तथा स्वयं समय भी जिसमें उपस्थित है उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, समझो, जैसे अपनी जो ये अर्थ है पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के पास में अपन देखते हैं चंद्रमा, ठीक है, मून। ठीक है, उसके पास हम जब पढ़ते हैं तो पता पड़ता है कि इसके आसपास के जो ग्रह हैं वो 8 ग्रह हैं, सोलर सिस्टम का अंग है। फिर दूर जाते हैं तो हमें दिखता है कि जैसे सूर्य है, ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन फिर हम और ज्यादा ऊपर बढ़ते हैं तो सूर्य को हम क्या जानते हैं कि सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है, वो तारा किस तारा तंत्र का अंग है या किस आकाशगंगा का अंग है? तो जो हमारी जो ये सूर्य जैसे अरबों तारे हैं वो एक आकाशगंगा में, कौन सी आकाशगंगा है? उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी या इसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कह सकते हैं। ठीक है, वो जब हम आकाशगंगा पढ़ेंगे इसके बारे में जब देखेंगे इनके नाम इतने क्यों बदले गए हैं, आखिर नाम क्यों रखा गया है, तो मंदाकिनी आकाशगंगा का अंग है। ठीक है, तो ऐसी कई खरबों आकाश गंगाएं हैं, वो किस में अवस्थित है? ब्रह्मांड में स्थित है। यानी ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो अनंत दूरी तक है, यानी जिसको मापा नहीं जा सकता है, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, इतनी दूरी तक है। जितना अनुमान लगाया गया है उसकी भी मैं सीमा बताता हूं कितनी है, लेकिन उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, ब्रह्मांड के भाग पढ़ते हैं, भाग के अंदर उसकी दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड को 2 भागों में बांटा गया है।
ठीक है। ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला भाग है दृश्य ब्रह्मांड, दृश्य ब्रह्मांड, ठीक है। दूसरा भाग है दृश्य ब्रह्मांड, ठीक है। अब बात आती है कि दृश्य ब्रह्मांड क्या है और अदृश्य ब्रह्मांड क्या है। यानी ब्रह्मांड को ऊपर दो भागों में पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं कि दृश्य ब्रह्मांड क्या है। तो इसको दूरी मानी गई है, अपन से जो दूरी देखी गई है, कितनी दूरी तक, तो उस दूरी को माना गया है कि 93 अरब प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, ठीक है। यानी अपन से 93 अरब प्रकाश वर्ष तक जो दूरी है, जहां तक का ब्रह्मांड है, वो किस में आ रहा है? दृश्य ब्रह्मांड, जिसको देखा गया, जिसको अनुमान लगाया गया। हालांकि देखना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इतनी दूरी तक अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि जो ब्रह्मांड का विस्तार है वो लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष तक है। लेकिन उसके बाद भी ब्रह्मांड है, ठीक है। लेकिन सबसे पहली चीज यहाँ एक शब्द आया है, वो आपको बता देता हूं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? आपके मन में डाउट होगा, प्रकाश वर्ष क्या होता है? अरब तो आप समझते हैं संख्या का मान है। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है, प्रकाश वर्ष क्या है? एक दूरी मापने की इकाई है, ठीक है। यानी जब दूरी इतनी बढ़ जाए, अरब खरब ये खत्म हो जाए, तो लेकिन लंबी दूरी को मापने के लिए क्या करते हैं? प्रकाश वर्ष की इकाई वो इस्तेमाल करते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं। यानी जो एक प्रकाश वर्ष होता है उसमें 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं, ठीक है। अब बात आ गई इसको सीधी भाषा में और अपनी घरेलू भाषा में समझे तो कितना किलोमीटर हो गया? तो देखो इसमें क्या हो गया कि 95 खरब, अरब खरब समझते हैं अपन तो 95 खरब किलोमीटर, ठीक है। यानी ट्रिलियन, इसको अगर अपन भाषा में बदलें तो 95 खरब होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जो दृश्य ब्रह्मांड की दूरी वो कितनी है कि 93 अरब इंटू 95 खरब, ठीक है। यानी एक प्रकाश वर्ष में 95 खरब किलोमीटर होते हैं ना, तो ऐसे प्रकाश वर्ष 93 प्रकाश वर्ष हैं। अरब, 93 अरब प्रकाश वर्ष, जिसमें प्रकाश वर्ष की मान कितना माना? एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है 95 खरब किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया दृश्य ब्रह्मांड, जहां तक अनुमान लगाया गया। लेकिन अदृश्य ब्रह्मांड भी है, और यह भी माना जाता है कि जो दृश्य ब्रह्मांड के बाद भी ब्रह्मांड की अवस्थिति है, ठीक है। यानी इस दूरी के बाद भी ब्रह्मांड है, तो कहां तक है? उसको क्या माना गया? उसको अदृश्य ब्रह्मांड, कि दृश्य ब्रह्मांड के बाद या से परे, परे का ब्रह्मांड, ठीक है। ये किस में आ गया? अदृश्य ब्रह्मांड में, ठीक है। सीधी सी बात है, समझने वाली बात है कि जब हम ब्रह्मांड पढ़ रहे थे, ब्रह्मांड में हमने देखा कि जिसमें जहां तक इसकी दूरी है जो अनंत दूरी तक विस्तृत है, इसमें अपने जो ग्रह हैं, अपने तारे हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह है, बोने ग्रह है, ये तो आ ही रहे हैं। अपने जो तारा भी आ रहा है, सूर्य जैसे अरबों तारे आ रहे, और ऐसी ही अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं, वो भी ब्रह्मांड में स्थित है। लेकिन अनुमानित जो ब्रह्मांड माना गया, जिसको दृश्य ब्रह्मांड नाम दिया गया, दो ब्रह्मांड क्या दो भागों में बांटा गया। एक तो होता है दृश्य ब्रह्मांड, एक अदृश्य ब्रह्मांड। दृश्य ब्रह्मांड में माना गया कि दृश्य ब्रह्मांड की जो दूरी है वो 93 अरब प्रकाश वर्ष है। यानी जिसमें एक प्रकाश वर्ष की जो दूरी मानी गई वो 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर मानी गई। अपने सीधी भाषा में देखेंगे तो 95 खरब किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में, तो 93 अरब इंटू 95 खरब किलोमीटर, यानी 93 अरब प्रकाश वर्ष है, वो इसकी दूरी है। अब बात आ जाए अदृश्य ब्रह्मांड की स्थिति। तो अदृश्य ब्रह्मांड है, तो जो दृश्य ब्रह्मांड है, तो दृश्य ब्रह्मांड के बाद का जो ब्रह्मांड है, उसके बाद भी जो क्षेत्र स्थित है, वो भाग स्थित है, उस ब्रह्मांड को क्या कहते हैं? अदृश्य ब्रह्मांड। इसको भी देखा नहीं, इसका अनुमान नहीं लगाया गया। तो कुल मिला की बात है कि जो ब्रह्मांड की अवस्थिति है, ब्रह्मांड की स्थिति है, वो अनंत दूरी तक विस्तृत है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रह्मांड की, ठीक है। तो जब हम ब्रह्मांड की परिभाषा पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहां एक शब्द आया था कि ग्रह, उपग्रह, तारे, आकाशगंगाएं तो स्थित है ही, अंतरिक्ष भी स्थित है।
तो ग्रह उपग्रह तारे आकाश गंगाएं तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके बाद जब हम पढ़े तो इसकी जो अगला टॉपिक पढ़े वो पढ़ेंगे अंतरिक्ष। कैसे कि अंतरिक्ष क्या है, आखिर अंतरिक्ष है क्या। ठीक है, तो इसके बाद जो पढ़ेंगे वो अंतरिक्ष पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इसी प्रकार जैसे अंतरिक्ष पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जो अगला टॉपिक आएगा स्टेप बाय स्टेप, ऐसे हम पहले फिजिकल ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, पूरा कोर्स कराया जाएगा, कंप्लीट कोर्स। और जो कोर्स होगा उसकी सीमा कैसी होगी, उसकी सीमा बिल्कुल जीरो से होगी, जीरो से हीरो तक। मतलब कि जो उसमें लेवल होगा वो नीचे से नीचे कोई भी ग्रुप डी की एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें देख लीजिए, या सीधा यूपीएससी मेंस तक देख लीजिए, वो सब चीजें क्लियर होगी। नेट जेआरएफ हो, कुछ भी हो, तो मैं ये प्रयास करूंगा कि इन चीजों को सबको इंक्लूड किया जाए। और साथ में मैं ये सोचूंगा कि जो करंट अफेयर्स हैं, जो नई नई चीजें आ जाती हैं, उनको भी जोड़कर अपडेट करके आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, अब पढ़ते हैं अंतरिक्ष के बारे में। तो जब हम अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे तो इस वीडियो में पढ़ना तो थोड़ा सा वो रहेगा कि बड़ा लंबा हो जाएगा और लंबी क्लास हो जाएगी। तो जो अंतरिक्ष के बारे में अपन पढ़ेंगे वो अगली क्लास, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो ब्रह्मांड के बारे में मैंने पढ़ाया है आपको, तो उसके बारे में आपको जो ये नॉलेज हुई है वो अगर अच्छी लगी हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। और जो अपना जो इसके संबंधित जो कोई आपका जो क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, इससे मेरे को पता चल सके। ठीक है, और उसके बाद इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि जो यहाँ आपको जो नॉलेज प्राप्त हुई है वो किसी और भाई को भी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब लाइव का जरूर देख लीजिएगा। और जो अगला जो टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। अभी तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले नए ऊर्जावान वीडियो के साथ। धन्यवाद।